हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव सर आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जय मैकेनिकल और बोल सकते हैं पॉलिटेक्निक एकेडमी, दोनों एक ही है। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग पहला फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप अच्छे से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ सीखे हैं और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों का परीक्षा बहुत ही अच्छा भी गया, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बात करें या जो भी सेकंड सेमेस्टर में आप जो एग्ज़ाम दिए वहाँ का भी अगर बात करें तो आप इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से पढ़कर सीखकर बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम भी दिए और उम्मीद भी करते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अब यहाँ से क्या है कि आप सभी लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा क्या होगा, चेंजेज आएगा। चेंजेज क्या आएगा कि चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बात करें या सेकंड सेमेस्टर का बात करें, ये दोनों सेमेस्टर में लगभग कॉमन पढ़ाई होती थी सभी ब्रांचेज वालों को। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले एक ग्रुप में होते थे, सिविल वाले बेचारे अपने ग्रुप में होते थे, दूसरे ग्रुप में होता थे। अब यहाँ से क्या है, थर्ड सेमेस्टर से सभी ब्रांच के लोग अपना अपना पेपर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पेपर पढ़ेंगे। जहाँ तक कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का बात करें तो लगभग सेम ही मिलेगा, कुछ पेपर में चेंज रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट क्या होगा, चेंज सेम रहेगा। लेकिन सिविल वाले लोग अपना सिविल से रिलेटेड पेपर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले लोग अपना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पेपर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि अब यहाँ से थर्ड सेमेस्टर का बात करें, फोर्थ सेमेस्टर का बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर का बात करें, सिक्स सेमेस्टर का बात करें तो आने वाले सेमेस्टर में अब जो भी आप पढ़ाई करिएगा अपने ब्रांच से रिलेटेड स्पेसिफिक पेपर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अब आप क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बात करें तो इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपको एसवीटी बोर्ड के द्वारा टोटल 5 सब्जेक्ट अलॉट किया गया है, जिसमें कि पहला पेपर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, दूसरा पेपर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, चौथा क्या थर्मल इंजीनियरिंग 1 है और पांचवा क्या बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 है। इसमें से जो पहला जो पेपर है, और पहला पेपर है ही क्या बाबू, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये पेपर हम आप लोगों को क्या करेंगे, इस बार पढ़ाएंगे। तो बात है कि सर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना हमें क्या होगा, इस पेपर में हमें पढ़ना क्या होगा और किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये सब टोटल बात हम करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मेनली हम इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको बतलाएंगे कि सब्जेक्ट है क्या और किस तरीके से पढ़ाई करना है। बाबू नाम ही क्या है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब क्या कि इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या हमें टॉपिक, क्या क्या हमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वो सबका बेसिक संक्षिप्त में, शॉर्ट में आपको हर चीज आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या करना, वो पढ़ना है। मतलब ये सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक या जो सिलेबस रहने वाला है, वो जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड आने इस सेमेस्टर या आने वाले सेमेस्टर में पढ़िएगा, वो सबका बेसिक ज्ञान, छोटा छोटा ज्ञान बोल सकते इंट्रोडक्शन, वो सभी चीज आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है। और अगर हम बोले तो आप जानते हैं कि मैकेनिकल से रिलेटेड अगर बात करें तो इस सेमेस्टर या आने वाले सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या कि ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं वो सबका एक संक्षिप्त विवरण आपको इसी सब्जेक्ट में मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो पेपर है इसमें दोनों होगा, एक न्यूमेरिकल भी होगा और क्या होगा बहुत थ्योरेटिकल भी होगा। मतलब ये पेपर सबसे पहले बात कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी है,
प्लस क्या होगा बाबू, थियोरेटिकल बेस भी होगा। कुछ टॉपिक आपको न्यूमेरिकली मिलेगा, कुछ टॉपिक आपको क्या मिलेगा बाबू, आपको एक तरह से थ्योरेटिकली मिलेगा, थ्योरेटिकल भी मिलने वाला है। तो न्यूमेरिकल भी है और क्या बाबू, थ्योरेटिकल भी है। लेकिन हर चीज को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे बाबू, पढ़ाई करेंगे। चलिए अब बताओ कि ये सब सामने जो भी कुछ भी आप एनिमेशन देख रहे होंगे, जो कुछ भी आप एनिमेशन देख रहे होंगे, चाहे एक आप सामने क्या देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, एक सामने क्या देख रहे हैं आप, इसका आप एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का नाम सुनेंगे, एनटीपीसी का नाम सुनेंगे। तो एनटीपीसी भी अगर बात करें तो इसका वर्किंग आपको सामने दिख रहा है बाबू, एक तरीके से एनिमेशन के रूप में ये सब देख रहे होंगे आप। एक तरीके से क्या ये गियर का अरेंजमेंट देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने कॉलेज के वर्कशॉप में एक लेथ मशीन देखे होंगे, यहाँ पे वेल्डिंग होते हुए देख रहे हैं आप, यहाँ पे सोल्डरिंग होते हुए देख रहे हैं। तो ये सब जितना भी आप एनिमेशन में देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर चलना चाहिए कि ये सभी चीज मैकेनिकल से ही रिलेटेड है, ये सभी चीज मैकेनिकल से ही रिलेटेड है। और ये जितना भी एनिमेशन है ना, ये सब में आप जरूर देख रहे हैं कि एक तरीके से क्या, सब में एक तरीके से क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा। क्या हो रहा बाबू, मूवमेंट हो रहा। और जब मूवमेंट का बात आता है, इसका मतलब ये सभी में फोर्स रिलेटेड है। क्या से क्या रिलेटेड है बाबू, फोर्स से रिलेटेड है। और मैकेनिकल है ही क्या, मैकेनिक्स पढ़े हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेज, और उस फोर्स के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में पढ़ाई किया बाबू। तो मतलब मैकेनिकल में पढ़ाई क्या करना होता है, स्टडी ऑफ फोर्स, और उस फोर्स के कारण क्या प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में बेसिक हम लोग क्या करना, पढ़ना होता है। अब ये बात है कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है, या क्या सिलेबस है सर, और किस रूप में पढ़ना, और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इसको समझने के लिए हम एक क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो एकदम 10 से 15 मिनट एकदम आप क्या करिए, मेरी बात को आप सुनिए एकदम ध्यान से, बात को एकदम ध्यान से क्या करना, सुनना। आज कुछ नहीं लिखना है, आज कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट क्लास से सब कुछ लिखवाएंगे। तो आप इम्तिहान से एकदम धैर्यपूर्वक होकर, एकदम जॉली जॉली मूड में होकर आप क्या करिए, बात को सुनिए। एक सामने आप क्या देख रहे हैं बाबू, एक आप कार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बाबू, एक कार सामने आपको दिख रहा है बाबू, फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर। मान लो कि आप एक डिप्लोमा का डिग्री कंप्लीट कर लिए, आगे चलकर आपके पास एक बीटेक का भी डिग्री मिल जाएगा, आगे चलकर आप एमबीए भी कर लिए, और आपके पास इतना पैसा है कि आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप क्या किए हैं बाबू, ओपन कर दिए। सुनना बात को, दम स्टोरी को सुनना, पूरा समझ में आ जाएगा दम। आप क्या किए कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप क्या किए, एक खोले। एक आपके दोस्त हैं, उनको पता चला कि आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक आप ओपन किए, तो बोले कि दोस्त, मेरे दोस्त, हमको भी एक कार चाहिए, एक हमें भी कार चाहिए, जो कि वह कार क्या होना चाहिए कि हमको एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग दूरी ट्रैवल करने में आसान हो, सहूलियत, मतलब आराम से एक जगह से दूसरे ट्रैवल करे विद कंफर्टनेस। कंफर्टनेस बहुत ही जरूरी है। कंफर्टनेस का मतलब क्या, आरामदायक बहुत ही जरूरी है। ऐसे तो बैलगाड़ी से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं बाबू, लेकिन उस बैलगाड़ी से ट्रैवल करिएगा या ट्रैक्टर के थ्रू अगर ट्रैवल करिएगा तो क्या आरामदायक होगा, आरामदायक नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कंफर्टनेस के साथ ट्रैवल करना है आपके दोस्त को, तो आप अपने दोस्त को बताएं कि मेरे कंपनी में एक कार है, आप उसको परचेस करिए, फ्री में नहीं देंगे क्योंकि लागत लगा है। क्या लगा है, लागत लगा है। तुम दोस्त हो ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। आप इस कार से क्या करिए, ट्रैवल करिए, आपको बहुत ही आरामदायक मिलेगा। अब बतलाओ कि उस दोस्त को कार तो परचेज कर लिया, उसको तो ज्यादा कुछ नहीं लेगा, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको इसको कार को डिजाइन करना होगा। सबसे पहले क्या करो, डिजाइनिंग करना। क्यों? क्योंकि इस कार में बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे बाबू, बहुत सारे
पार्ट इन्वॉल्व होंगे। अब बताओ कि इस कार को अगर मूव करना है तो सबसे पहले इसको मूव, इसको क्या चाहिए, पावर चाहिए। पिछला जो पहिया है यहाँ पे पावर डेवलप कराना होगा बाबू। तो पावर डेवलप कराने के लिए एक ऐसा इसमें आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा, एक ऐसा कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जो कि पावर डेवलप करे। और जो पावर जो डेवलप करता है वो कहलाता है इंजन। क्या कहलाता है बाबू, इंजन। क्या होता है बाबू, उसको क्या कहता है वो इंजन। मतलब क्या, सबसे पहले इसमें आपको एक इंजन क्या करना होगा, वो फिट करना होगा, फिट करना होगा। तो अब सुनिए, उसके बाद इस यहाँ पे पावर आगे, मेनली कार में होता है कि इंजन आगे होता है और इस पावर को पीछे ट्रांसफर करना है, पिछला पहिया पे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए बीच में क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, डिफरेंशियल बॉक्स बोल सकते हैं, ये सब होता है। ये सभी कंपोनेंट आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब इंजन होगा, गियर बॉक्स होगा, क्लच होगा, ये सब टोटल चीज होगा कि नहीं होगा, गियर बॉक्स होगा, क्लच होगा, ये सब टोटल चीज आपको इसमें होगा। इसके अलावा आपको बोले ना कंफर्टनेस, मतलब क्या, बहुत दूर दूरी तक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपका दोस्त ट्रैवल कर रहा है तो आपको गर्मी महसूस नहीं हो, मतलब क्या, अंदर में एसी का भी प्रोविजन होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम का भी प्रोविजन होना चाहिए। आपका एक तरीके से रोड हो सकता है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रोड पूरी तरीके से प्लेन हो, वो रोड क्या हो, ऊपर नीचे गड्ढा भी हो सकता है। तो अब गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही है तो जर्क होगा, बहुत जर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीके से क्या हो, जर्क आपको महसूस नहीं हो, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन आपको जर्क महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक सस्पेंशन सिस्टम भी होगा बाबू, सस्पेंशन सिस्टम अच्छे क्वालिटी का होगा, मतलब क्या, सस्पेंशन सिस्टम होगा। तो बोल सकते हैं कि कार में या एक ऑटोमोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ये सभी कंपोनेंट। अब बताइए कि कौन, हर कंपोनेंट, जितना भी कंपोनेंट या जितना भी पार्ट्स है, ये सभी क्या बाबू, इसका अपना अपना स्पेसिफिक काम होगा बाबू, स्पेसिफिक वर्क होगा। और ये सबको अपना अपना पोजीशन होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे इंस्टॉल होगा, ये सब टोटल होना चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा बात, ये सभी पार्ट किस मटेरियल का होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कौन सा पार्ट कौन सा मटेरियल का होना चाहिए। जैसा काम उस तरीके से आपको क्या बाबू कि आपको मटेरियल का सिलेक्शन हो जाए। मटेरियल सिलेक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सिलेक्शन हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सिलेक्शन हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सिलेक्शन हो सकता है, वेट के अनुसार क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से मटेरियल का सिलेक्शन भी क्या वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन से कंपोनेंट में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, क्या वो उस फोर्स को क्या वो रजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब भी आपको क्या करना होगा, देखना होगा। मतलब कार को मैन्युफैक्चर करने से पहले, कार को बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बाबू कि एक ओवरव्यू, आप एक डायग्राम बनाइए, वहाँ पे कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या होगा, ये सबको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। कौन से पार्ट में कितना फोर्स जनरेट होगा, कितना स्ट्रेंथ है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब बात करना होगा। गियर ही है तो गियर का बात किस तरीके से, गियर एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गियर का प्रॉपर ज्योमेट्री के अनुसार क्या होता है बाबू, डिजाइनिंग होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री से डिजाइनिंग नहीं होगा, जब दो गियर मेश कर रहा है, दो तीथ एक दूसरे से मिल रहा है या दो तीथ एक दूसरे से सेपरेट आउट हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से दो तीथ के बीच में अगर गैप नहीं रहेगा, क्लियरेंस नहीं रहेगा, तो दो तीथ एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगा, डेट इज जैम कर जाएगा, जाम हो जाएगा। तो क्या प्रॉपर तरीके से पावर ट्रांसमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब जब दो तीथ मेश कर रहा है तो यहाँ पे कितना थ्रस्ट, कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, क्या वो फोर्स सह पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये सब टोटल चीज मतलब तैयार करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, डिजाइनिंग करना होगा। क्या करना होगा बाबू, डिजाइनिंग का बात होगा। डिजाइनिंग में क्या बात करते हैं, मटेरियल सिलेक्शन का बात कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल का कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है कि क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए, उस अनुसार आपका मटेरियल सिलेक्शन, डेट इज सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला काम किसका बाबू, डिजाइनिंग का बात होगा। क्या काम होगा बाबू, डिजाइनिंग का काम होगा। कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या क्या फीचर चाहिए, उसको देखकर आपको सबसे पहले डिजाइन करना पड़ेगा। और डिजाइनिंग के दौरान आपको मटेरियल सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद डिजाइनिंग हो गया,
प्रॉपर तरीके से कौन सा मटेरियल से कौन सा पार्ट आपको बनाना है, ये सब टोटल चीज हम पता कर लिए। तो अब आप इसको कहाँ भेजिएगा बाबू, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में भेजिए कि हाँ अब ये इस तरीके की कार हमें डिजाइन करना है। पूरा लेआउट आप क्या किए, प्रोवाइड कर दिए, कौन सा पार्ट किस मटेरियल को, जिस टोटल स्पेसिफिकेशन अब आप क्या कर दिए बाबू, भेज दिए किसको, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गया, मतलब डिजाइनिंग के बाद हम किसका बात करेंगे बाबू, मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे। किसका बात करेंगे बाबू, मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि मटेरियल जो भी है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल है, मतलब अभी उस मटेरियल का कोई मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे गियर ही किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो जब गियर बन गया तो इसका वैल्यू बढ़ गया, लेकिन जब ये गियर नहीं बना था तो एक सिंपल सा रॉ मटेरियल ही था, तो उसका मार्केट में वैल्यू तो था नहीं बाबू। तो अब मान लो सपोज कि आपको गियर ही बनाना है, सपोज कि आपको गियर ही बनाना, गियर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो कोई ना कोई मटेरियल का बनाइएगा बाबू। तो अभी मटेरियल वो रॉ मटेरियल, उसका भी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब गियर बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। गियर हम कटिंग टूल के माध्यम से एक एक तीत को काटकर प्रॉपर तरीके से गियर बना सकते हैं, उसको मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। आप कास्टिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीका हो सकता है, वो हम बाद में भी देखेंगे। मतलब दूसरा पार्ट क्या, मैन्युफैक्चरिंग। अब अलग अलग छोटे छोटे वेंडर को आप अलग अलग पार्ट, कोई वेंडर कोई छोटा वाला गियर बना रहा है, कोई छोटा सा वेंडर, एक यहाँ पे सामने दिख रहा है इंजन के अंदर ही एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, जो फ्यूल जो कार यूज कर रही है, बाइक यूज करती है, तो फ्यूल का कंबसन इसी सिलेंडर के अंदर होता है, और यहीं पे पावर जनरेट होता है। मतलब इसको जो पावर चाहिए कार को, वो पावर डेवलप कहाँ होता है बाबू, इसी पार्ट में होता है, पिस्टन सिलेंडर में होता है। आप सुनते होंगे सिंगल सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर गाड़ी, तो यहाँ पे सिंगल सिलेंडर आपको सामने एनिमेशन दिख रहा है, लेकिन मेनली 4 सिलेंडर का गाड़ी आपको इस तरीके से, मतलब 4 पिस्टन आपको इस तरीके से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या कि कोई कंपनी छोटी सी वेंडर है, वो पिस्टन सिलेंडर बना रही है, तो वहां से आप मंगाइए। तो ये सब कहीं ना कहीं से आपको मैन्युफैक्चरिंग करा के मंगाना होगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ही, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या है बाबू कि आपको यह पे क्या कि डिफरेंट पार्ट्स आपके अंदर आ गया प्लांट के अंदर। अब आप उसको असेंबल करवाइएगा। क्या करिएगा बाबू, असेंबल करवाइएगा, मतलब ज्वाइन, डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करिएगा। तो ज्वाइनिंग मतलब क्या, फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं। फैब्रिकेशन क्या, ज्वाइनिंग परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, इसमें कुछ पार्ट टेम्पररी ज्वाइंट भी हो सकता है, जो जरूरत पड़ने पर उसको डिसएंगेज भी करिए, जरूरत पड़ने पे इंगेज भी करिए। कुछ परमानेंट हो जाएगा ज्वाइनिंग, इसका मतलब क्या कि एक बार जब ज्वाइन हो गया तो फिर से डिसएंगेज नहीं होगा। तो उसी में एक वेल्डिंग भी, कुछ कंपोनेंट को जोड़ने के लिए आपको वेल्डिंग प्रोसेस का भी जरूरत पड़ सकता है। इसके अंदर कुछ वायर उर है, उसको जोड़ने के लिए आपको सोल्डरिंग भी करना पड़ सकता है, कुछ करने के लिए ब्रेजिंग भी करना पड़ सकता है। तो ये सब डिफरेंट नाम केवल सुनते चलिए, अभी ये सब जरूरत पड़ेगा। ये सब टोटल चीजों का मैन्युफैक्चरिंग ये सब हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, पूरा कार और असेंबल हो गया, तो क्या आप कस्टमर को दे दीजिएगा? नहीं देंगे सर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वालिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। प्रॉपर क्वालिटी भी चेक हो गया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इसका मतलब क्या, इसका क्वालिटी भी चेक हो गया। इसका क्वालिटी भी क्या हो गया बाबू, प्रॉपर तरीके से चेक हो गया। उसके बाद मार्केट में अच्छे तरीके से बिके, इसका प्रचार प्रसार भी तो करना पड़ेगा। और इस तरीके से इतना आप ये सब काम करने में, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सब करने में टेक्निकल टीम को आप बुलाए थे, तो ये सब करने में आपको पैसा तो खर्च हुआ है। तो जब भी ये कार मार्केट में बेचिएगा तो आप सोचिएगा कि इतना कम से कम पैसा मिले, कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए। मतलब मार्केटिंग का काम करेगा, प्रॉपर तरीके से पॉलिश उलिश सब करिएगा, प्रचार प्रसार करिएगा। मतलब क्या, मार्केटिंग भी आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग का भी काम ये सब करना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब ये रियल में रन करेगा, रियल में रन करेगा कार, तो मतलब क्या, इंजन में क्या होगा, सुना कहानी। अब कार में मान लो कि पेट्रोल इंजन पे कार चल रही है, तो हम पेट्रोल के रूप में क्या लेंगे बाबू, फ्यूल लेंगे। क्या लेंगे बाबू, फ्यूल लेंगे। कोई भी ईंधन हो, उसको जलने के लिए क्या चाहिए बाबू, एयर चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट होता है, एयर। मतलब होता है क्या, एक कार्बोरेटर होता है। क्या होता है, कार्बोरेटर।
कार्बोरेटर में क्या होता है कि ईंधन फ्यूल मान ली पेट्रोल और जो एटमॉस्फेयर से एयर विड्रॉ दोनों मिलता है, उसको कहते हैं एएफएम, एयर फ्यूल मिक्सचर। क्या कहते हैं बाबू? एयर फ्यूल मिक्सचर। क्या कहते हैं? एयर फ्यूल मिक्सचर। ये एयर फ्यूल मिक्सचर इस सिलेंडर जो पार्ट है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे नीचे सक होता है, यहाँ पे इंटर करता है इस वाल्व के थ्रू, जिसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। और ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे देख रहे हो बार बार मूवमेंट हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे पिस्टन बार बार मूवमेंट। जब पिस्टन नीचे आया तो पूरा जगह खाली, तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर किया, उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाता है, दोनों वाल्व बंद है। अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर में जो एएफएम आया था, जब ये पिस्टन ऊपर जाता है विथ हाई प्रेशर, तो क्या होता है फ्यूल अप उसका वॉल्यूम कमता है, मतलब कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने से क्या होता है, इसका प्रेशर टेम्परेचर क्या है वो बढ़ रहा है। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इस फ्यूल का इतना टेम्परेचर बढ़कर हो गया कि अब वो जलने के कगार पे, वह फ्यूल का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर बर्निंग स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एक होता है यहाँ पे स्पार्क प्लग, यह स्पार्क प्लग चिंगारी प्रोड्यूस करता है। वो चिंगारी इस जो कंप्रेस्ड फ्यूल है इसके कांटेक्ट में आया तो देखिए कि यहाँ पे लाल कलर या पीला कलर से आपको देखते हो कि जला मतलब कंबशन हुआ, एक बार में पूरा फ्यूल जलता है। उससे क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ बाबू? हीट एनर्जी के मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर क्या होता है बाबू? नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर एरिया। तो इस पिस्टन के ऊपर क्या होता है? प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लगा, जिससे कि क्या है कि ये पिस्टन तेजी से ऊपर नीचे करने लगता है। और ये पिस्टन के साथ एक होता है पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड और एक कैम शाफ्ट होता है। ये कैम शाफ्ट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बाबू? घूम रहा है। इसी चीज को आप देखिए कि बहुत सारा पिस्टन है कि नहीं, यहाँ पे कैम शाफ्ट सब लोग एक ही शाफ्ट पे लगा हुआ है। ये शाफ्ट घूमा और ये शाफ्ट के माध्यम चेन के माध्यम से पिछला जो पहिया जो होता है शाफ्ट एक्सेल, यहाँ पे पावर क्या होता है बाबू? ट्रांसमिट हुआ, तो ये भी शाफ्ट घुमा। जब ये घूमेगा तो पिछला पहिया भी घूम रहा है, तो ये आगे की तरफ क्या करेगा बाबू? मूव कर रहा है, मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसका बात करते हैं? वर्क का बात करते हैं। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो कैम शाफ्ट घूम रहा है एक तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरीके से टॉर्क मतलब पावर बोल सकते हैं, पावर प्रोड्यूस हो रहा है। पावर क्या? वर्क पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हैं? वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी चाहे यहाँ किसके फॉर्म एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है? हीट के फॉर्म में। और यहाँ पे एनर्जी किसके फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट से वर्क में क्या हो रहा बाबू? कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब बात यह है कि मान लो कि यहाँ पे 100% हीट जनरेट हुआ है, 100% हीट जनरेट हुआ है, तो क्या ये 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है। क्या 100% हीट जो प्रोड्यूस हुआ है क्या वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है कंप्लीटली? नहीं सर, बीच में कुछ लॉस हुआ होगा बाबू, सराउंडिंग में कुछ हीट क्या कर गया होगा? लिबरेट कर गया होगा। मतलब क्या यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हुआ, सराउंडिंग के साथ दोस्ती कर लिया, बोला कि एक काम करो मेरे पास इतना हीट है, तुम ले लो, तुम ले लो। मतलब क्या हीट भी एक तरीके से एनर्जी का टाइप ही तो है, मतलब का एनर्जी का आदान प्रदान हो गया। यहाँ पे जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट हुआ वो एटमॉस्फेयर में कुछ रिलीज हो गया, सराउंडिंग में रिलीज हो गया। तो जितना रिलीज होगा उतना हमें कम यहाँ पे वर्क के फॉर्म एनर्जी मिलेगा बाबू, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरा कोशिश क्या रहेगा कि यहाँ पे जो कन्वर्जन जो हो रहा है हीट से वर्क में वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब वह सब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो लगभग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वर्क में क्या करें? कन्वर्ट करें। इससे कि अपना गाड़ी का माइलेज क्या होगा बाबू? सही होगा। माइलेज क्या होगा बाबू? सही होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे किसका बात हो रहा है? एनर्जी इंट्रैक्शन का बात हो रहा है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किससे? हीट से वर्क में। कोई ऐसा भी एप्लीकेशन मिलेगा जहां पे वर्क से हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज तो देखे होंगे,
तो इनपुट के रूप में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क देते हैं। और पीछे आप देखते हो कि फ्रिज के पीछे कंडेंसर ट्यूब होता है, आप वहां पे हाथ सामने रखिएगा तो आपको गर्म मतलब पीछे हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, वर्क से हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में हीट से वर्क में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, हीट से वर्क या वर्क से हीट में कन्वर्जन हो रहा है, इसका बात हो रहे हैं। एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सब जितना भी हीट और वर्क के बारे में बात करेंगे, एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसका जो एप्लीकेशन बात करते हैं वो पार्ट कहलाता थर्मल पार्ट। क्या कहलाता बाबू, थर्मल पार्ट। क्या कहलाता बाबू, थर्मल पार्ट। तो एक हम बात क्या करेंगे, थर्मल पार्ट कहेंगे। किसका बात करेंगे, थर्मल पार्ट। थर्मल पार्ट में एक सबसे बेसिक होता है बाबू समझने के लिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बाबू, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा या मैकेनिकल जो कुछ भी पढ़ना है उसका बेसिक ज्ञान ले रहे हैं, तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा रहा है। तो थर्मल अपने आप में बहुत बड़ा है, जहां पे हीट और वर्क का बात होगा। जहां पे किसका, थर्मल में किसका बात होगा, हीट और वर्क का बात होगा। हीट और वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन का बात होगा, हीट और वर्क से रिलेटेड एप्लीकेशन का बात होगा। तो उसको थर्मल पार्ट कहते हैं। थर्मल पार्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा है। तो थर्मल पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या पढ़ना होता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्या करना होगा, वो सबसे पहले पढ़ना होगा। तो आपका यूनिट नंबर 1 जो है ना, वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। जिसमें क्या बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, उसके बाद स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, एडियाबेटिक, आइसोकेरिक, आइसोबेरिक, ये सब टोटल बात करने वाले हैं बाबू। उसके बाद अगर बात करें क्या कि इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट वर्क क्या होता है, जीरोथ लॉ। अब बताओ क्या पे कन्वर्जन जो कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई लॉ पे तो बेस होगा ना, कोई ना कोई इसको जो वर्क कर रहा है इंजन, तब कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई तो सिद्धांत होगा जिस पे काम कर रहा होगा। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, ये सब का बात हम करेंगे। हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इंट्रोपी, ये सब टर्म आपको आने वाला है पढ़ने के लिए भाव। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो ये बात समझेगा, तो यहाँ पे क्या समझे कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का अगर बात करें तो एक कार बनाने के लिए आपको क्या क्या, कुछ पार्ट आपको मशीनिंग प्रोसेस के माध्यम से बना रहे हैं, कुछ पार्ट आप ज्वाइनिंग वेल्डिंग से कर रहे हैं, कुछ पार्ट मतलब यहाँ पे देख कार का सभी पार्ट का असेंबल हो रहा है बाबू, मतलब ये असेंबली लाइन कहला रहा है बाबू। तो ये सब जितना भी आप सामने एनिमेशन देख रहे हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। क्या बाबू, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितना भी मशीन है वो सभी मशीन में क्या हो रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, सभी मशीन में फोर्स इन्वॉल्व है कि नहीं बाबू, हर कंप्यूटर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है बाबू। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पर। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ मेन पावर, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, कोई एक रॉ मटेरियल को हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाद में पढ़िएगा पूरा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेनली क्या होता है, 4 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप देखिएगा तो टोटल कितने तरीके का बाबू, 4 तरीके का। मैन्युफैक्चरिंग तो समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल्स हम यूजफुल प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक गियर चाहिए तो गियर कोई ना कोई रॉ मटेरियल का होगा बाबू, वो स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, कुछ का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो बच्चा में टॉयज में खेलते थे। तो अब वो कोई भी रॉ मटेरियल का गियर बनाना है तो मेनली 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो मशीन कटिंग टूल के माध्यम से कट करके, जैसे कि सामने आप एनिमेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे गियर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये कटिंग टूल है। अब ये कटिंग टूल यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 2 टीथ के बीच में, 2 टीथ है बाबू, 2 टीथ के बीच में एक तरीके से स्लॉट
एक तरीके से स्लॉट मतलब बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, ढांचा खांचा क्या कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए दो तीन के जो जितना भी मटेरियल उसको हटाने के लिए कटिंग टूल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो चिप के फॉर्म में मटेरियल देखिए बाहर निकल रहा है बाबू, इसको बोलते हैं। अगर कटिंग टूल से कोई भी चीज अगर बना रहे हो तो उसको मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहता है वो? मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। जहां पे चिप के फॉर्म में कुछ रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है तो उस प्रोसेस को मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टाइप का बात करें तो सबसे पहला बेसिक क्या वो मशीनिंग प्रोसेस क्या कहते हैं, मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में हमेशा रॉ मटेरियल का कुछ लॉस होता है, कुछ लॉस हो रहा है, इसीलिए इसको लोग निगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निगेटिव प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, निगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके बाद एक और तरीका है गियर बनाने का, एक होता कास्टिंग प्रोसेस, दूसरा जो टाइप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो क्या होता है, कास्टिंग प्रोसेस। क्या होता है वो? कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जिस मटेरियल का गियर बनाना है तो गियर का जैसा शेप है उसी तरीके का एक डुप्लीकेट पार्ट बनाते हैं जिसको पैटर्न कहते हैं। उस पैटर्न के माध्यम से एक तरीके से मोल्ड कैविटी मिट्टी के माध्यम से तैयार करते हैं। और उस मोल्ड कैविटी कैसा शेप का होगा? जैसा पैटर्न है। पैटर्न का शेप कैसा है? जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी का डुप्लीकेट पार्ट होता है। तो एक कैविटी तैयार हुआ और उस मोल्ड कैविटी का शेप कैसा है? जैसा आपको शेप चाहिए प्रोडक्ट का, गियर का जैसा शेप चाहिए उस तरीके का मोल्ड तैयार है। उसमें क्या कर, जिस मटेरियल का आपको चाहिए उस मटेरियल को सबसे पहले क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं लिक्विड के फॉर्म में, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको उस मोल्ड कैविटी में फीड करते हैं। जहां मतलब कि मोल्ड कैविटी क्या है, जैसा आपको मटेरियल चाहिए उसी शेप का डुप्लीकेट पार्ट मिट्टी के फॉर्म से बनाए बाबू, तो उसमें इंसर्ट के उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। कूलिंग हो जाता है, कूलिंग होने के बाद मतलब सॉलिड के फॉर्म पूरे चेंज हो गया, उसके बाद वहां से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ब्रिक ईंट बनते देखे होंगे, तो ईंट कैसे बनता, मिट्टी का सबसे पहले पेस्ट बना लिए, एक सांचा होता है, जैसा ईंट का साइज होगा उस पर कोई लोगो होगा, एमएस तेमएस कोई लोगो होता है कि नहीं होता है, तो उस तरीके एक सांचा है, उससे उस सांचे में क्या करते हैं, उस मिट्टी का जब पेस्ट बनाए उसको उसमें भर दिए, पूरा उस तरीके से निकल गया। उसके बाद उसको गर्म कहाँ करते हैं, भट्टी में, चिमनी भट्टी में ले जाते हैं, गर्म करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ से एक सख्त ईटा ठोस एक तरीके से ब्रिक्स निकलता है। उसी तरीके से कास्टिंग प्रोसेस होता है। तो दूसरा क्या, कास्टिंग प्रोसेस। तीसरा होता है, एक होता है फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या होता है बाबू, फॉर्मिंग। क्या होता है बाबू, फॉर्मिंग प्रोसेस। नाम ही क्या बाबू, फॉर्मिंग प्रोसेस। कोई भी चीज को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रोलर है, बहुत सारे रोलर है, एक स्ट्रेट वायर है, इसको सर्कुलर फॉर्म में क्या करना, मोड़ना है। तो रोलर के माध्यम से देखिए सर्कुलर फॉर्म में क्या हो रहा है, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है बाबू, मुड़ रहा है। इसको कहता है फॉर्मिंग प्रोसेस। प्लेट बनाना हो, कप बनाना हो, गिलास बनाना हो, जैसे कुछ एक सिंपल चदरा है उसको गिलास बनाना है तो पंच और डाई के माध्यम से बना देंगे बाबू, तो उसको शेप में बदल देंगे, गिलास के शेप में, सिलेंडर शेप में बदल देंगे, उसको फॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। तीसरा देखिए कि दो अलग अलग पार्ट है, दो अलग अलग प्लेट है, इसको ज्वाइन करना, दैट इज फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आप तो इसको बिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन बिल्डिंग और फैब्रिकेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब क्या, ज्वाइनिंग प्रोसेस। क्या बाबू, बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अलग अलग पार्ट में है तो क्या आपको यूजफुल है, नहीं है, वो सभी पार्ट को जोड़ दिए। ऐसे दो अलग अलग प्लेट तो आप यूज इसको नहीं कर पा रहे, लेकिन दो पार्ट को यूज जोड़ दिए तो आपका तो काम कर गया। मतलब ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम क्या देंगे बाबू, फैब्रिकेशन प्रोसेस। क्या नाम देंगे, फैब्रिकेशन प्रोसेस। क्या नाम देंगे, फैब्रिकेशन प्रोसेस। इसका मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको 4 पार्ट मिलेगा, मशीनिंग प्रोसेस, कास्टिंग, फॉर्मिंग। फैब्रिकेशन में क्या है, दो प्लेट के बीच गैप होता है तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं, फिलर मटेरियल ऐड करते कि नहीं ऐड करते हैं, वो बिल्डिंग होते देखते होंगे, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस। फॉर्मिंग में ना तो मटेरियल लॉस हो रहा है, नहीं अलग से को मटेरियल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वो जीरो प्रोसेस। क्या कहते हैं बाबू, जीरो प्रोसेस। क्या कहते हैं, जीरो प्रोसेस। जैसे कि फॉर्म, आप देखो मशीनिंग प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है,
तो लेथ मशीन नाम सुनेंगे बाबू, मशीनिंग प्रोसेस में नाम क्या क्या आएगा बाबू, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, शेपर मशीन, ये सब का ही नाम आप सुनिएगा। फॉर्मिंग में क्या सुनिएगा आप सुनिएगा क्या बाबू कि आप सुनिएगा फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, ये सब नाम सुनिएगा। फॉर्जिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूजन, ये सब का नाम सुनिएगा। हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। अब इसको आसानी से एक सर्कुलर वायर बनाना है तो इसको सबसे पहले गर्म करते हैं। गर्म कितना करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर करते हैं, जिससे रिलेटेड हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। फॉर्मिंग प्रोसेस में हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, ये सब का नाम आप सुनिएगा। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। इसमें फैब्रिकेशन प्रोसेस में ही एक होता है बेल्डिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का तो नाम सुनेंगे, जितना भी रेडियो टेलीविजन बनवाने जाते होंगे तो देखते हैं सोल्डरिंग करता है। व्रेजिंग एक तरीके से टाइप ऑफ सोल्डरिंग है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और मटेरियल अलग अलग होता है। ये सब का नाम सुनिएगा। तो सब जितना भी नाम सुने हैं बाबू, अगर आपके सामने सिलेबस है, अगर आपके सामने सिलेबस है तो आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 आप पलटिए, यही सब टॉपिक आपको दिख रहा होगा। बस इतना ही समझो, आपको यही सब टॉपिक आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ रॉ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें, कौन इंजीनियरिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग तरीके का इंजीनियरिंग मटेरियल यूज होगा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसके बाद अगर बात करें क्या कि भाई वो सभी मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, तो ये सब को देखना होगा। तो आप सामने सिलेबस देखिए और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 देखिए। यूनिट नंबर 4 में किसका बात हो रहा, मटेरियल का बात हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात हो रहा है। तो मटेरियल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बात किए हैं कि नहीं किए। आप यही क्या, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टी। कास्टिंग का बात किए, कास्टिंग प्रोसेस अभी बात किए, जिसमें पैटर्न, मोल्ड, ये सब का नाम बोले कि नहीं बोले बाबू, बोले हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस का बात की है अभी, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, रोलिंग, ये सब का बात की है कि नहीं बात की है सर। बिल्डिंग का फैब्रिकेशन प्रोसेस में दो, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सब का बात की, यही सब पढ़ना यूनिट नंबर 4 क्या होता है बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में देखिए जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है, चाहे वो लेथ मशीन का बात करिए, मिलिंग मशीन का बात करिए, ग्राइंडिंग मशीन का बात करिए, ड्रिलिंग मशीन का बात करिए, शेपर मशीन का बात करिए, यही सब के बारे में क्या करना, आपको पढ़ाई करना है। तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है सर। अब पहला 3 यूनिट किससे रिलेटेड है, तो और सुनो बात को, हम किसका बात कहते हैं, हीट और वर्क का बात किए थे बाबू, हीट और वर्क का बात किए कि नहीं किए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बात किए, कोई ना कोई लॉ के बेस पे, कोई ना कोई सिद्धांत के बेस पे कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा बाबू, जिसमें कार्नोट साइकिल का बात करेंगे, ये सब का बात करेंगे। इसका मतलब जो पहला जो स्टार्ट ही होगा बाबू, वो डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हीट और वर्क का एक साथ बात करेंगे। हीट से वर्क में कन्वर्जन हो सकता है या वर्क से हीट में कन्वर्जन हो सकता है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल होगा, ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है कभी कभी हीट से वर्क में भी और वर्क से हीट के रूप में भी, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको प्रिंसिपल्स है, चाहे वो जीरोथ लॉ का बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ का बात करें, उसके बाद अगर बात करें कि एक कार्नोट साइकिल का बात करें, तो ये सब जितना भी है इसके बारे में पढ़ाई करना है। प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम कितने तरीके का होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, स्टेट क्या है, साइकिल क्या है, ये सब टोटल बात हमें डिटेल में क्या करना होगा, बात करना होगा। उसी में एक हीट इंजन का बात कर रहे हैं, हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये सब के बारे में बेसिक क्या करना है, बात करना है। और सभी प्रोसेस में आपको मतलब कि जितना भी आप बात करिए कि कार्नोट साइकिल का बात करें, तो इसका पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम,
टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी के बीच में ग्राफ हमें देखना होगा। कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ये टोटल चीज आपको पढ़ना है। तो ये सब आने वाले टाइम में टोटल एक एक करके पढ़ाई करेंगे, अभी ज्यादा टेंशन लेना नहीं। एक अभी इतना समझिए कि क्या क्या पढ़ना, केवल थोड़ा सा आप देख सकते हैं बाबू। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में बात करें तो बताओ कि जैसे हम बात करें कि मान ली कि आपका ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात करें, ये मैन्युफैक्चरिंग का बात करें, तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम बात करें बाबू यहाँ पे, तो देखिए इंडस्ट्री है, ये एक तरह से इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को रन कराने के लिए क्या चाहिए बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए बाबू। या अपना घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है, तो उसको चलाने के लिए भी तो डोमेस्टिक घरों में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहे टीवी का बात करें, फ्रिज का बात करें, एसी का बात करें, फैन का बात करें, इसे जितना भी है सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी तो करना है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी तो करना है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को, डोमेस्टिक या इंडस्ट्री को आज के डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को जो फुलफिल कर रहे हैं, अभी भी 60% फुलफिलमेंट एनटीपीसी से हो रहा है, डेट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से हो रहा है। बाकी और भी सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे गैस टरबाइन का बात करें, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का बात करें, या उसके बाद हम हाइड्रो पावर प्लांट का बात करें, सोलर पावर प्लांट का बात करें, टाइडल एनर्जी का बात करें, विंड एनर्जी का बात करें, गोबर गैस प्लांट का बात करें, ये सभी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन सबसे विश्वसनीयता या सबसे ज़्यादा आज भी अगर लोग डिपेंड हैं तो किस पे बाबू, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, डेट इज थर्मल पावर प्लांट का बात करते हैं। तो भाई इतना अगर थर्मल पावर प्लांट पे लोग इतना मतलब कि डिपेंडेंट है और 60% इलेक्ट्रिसिटी का फुलफिलमेंट थर्मल पावर प्लांट कर रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी बेसिक ज्ञान होना अभी बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बाढ़ साइड से गुजरते होंगे ट्रेन से, या कहलगांव से गुजरे होंगे, या नबीनगर से गुजरे होंगे, अपना बिहार का ही बात करें, तो आपको एनटीपीसी दिखता होगा। तो आप देखते होंगे, तो उसमें आप तो अंदर अगर कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर घूमिए। समझिए, ट्रेनिंग आएगा 4th सेमेस्टर में ट्रेनिंग करने के लिए, तो अगर कोई लिंक हो, कोई तार हो, तो आप हमेशा एनटीपीसी से ट्रेनिंग करने की कोशिश करिए। तो आप मेनली एनटीपीसी में जाइएगा, तो मेनली एनटीपीसी जो काम करता है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो 4 होता है। अभी केवल नाम सुनो, कितना कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट होता है। एक होता है बॉयलर होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉयलर। अब एक मैकेनिकल का डिग्री हो और बॉयलर नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैकेनिकल से रिलेटेड मतलब एक बॉयलर बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक है। तो बॉयलर क्या है, बॉयलर में मेनली जो पानी होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए बाहर से क्या करते हैं, हीट का क्या करते हैं वो यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं। तो उसके बाद एक होता है टरबाइन होता है, जो कि इस स्टीम के पास जो हीट एनर्जी है इसको मैकेनिकल भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो स्टीम का हीट है ना, इसलिए स्टीम टरबाइन कहते हैं। और यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी जो मिला, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। ये जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया, उसके बाद ये बाकी काम इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त का हो जाता है। अपने इलेक्ट्रिसिटी किसी को इंडस्ट्री को या डोमेस्टिक को जरूरत है पहुंचा दिया। उसके बाद यहाँ से जो स्टीम जो टरबाइन से आउट हुआ, तो इस स्टीम को फेंक नहीं देते हैं, इसको फिर से क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए कंडेंसर यूज करते हैं। और इसी जो लिक्विड में कंडेंस हुआ, तो फिर से इस पानी को फिर से इसी बॉयलर में फेड कर फिर से स्टीम जनरेट करते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो यहाँ से पानी बाल्टी से तो इसमें नहीं डालेंगे, मतलब उसके लिए क्या पंप का जरूरत होता है, पंप का जरूरत होता है। ये क्या करता है, इस कंडेंसर में जो पानी स्टीम जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इस पानी को फिर से बॉयलर में क्या करता है, फीड करता है। मतलब यहाँ पे भी आप देखिए, इस थर्मल पावर प्लांट का भी अगर लेआउट देखिएगा, तो इनपुट के रूप में हीट दे रहे हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो भी एक साइकिल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बाबू, तो कोई ना कोई सिद्धांत पे काम करेगा। तो जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको रैंकाइन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रैंकाइन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंकाइन साइकिल कहते हैं। मतलब क्या कि इसमें मेनली कितना कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट। क्या क्या, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और क्या होता है, पंप होता है। एक थर्मल पावर प्लांट में 4 कंपोनेंट होता है, एक बॉयलर,
एक क्या स्टीम टरबाइन, दूसरा क्या कंडेंसर, और एक क्या बाबू हीट पंप है। अब इसी के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसका लेआउट पढ़िए, किस साइकिल पे काम करता है, रैंकाइन साइकिल पे, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं, इसका पीवी टीएस डायग्राम पढ़ना है, और इसमें बॉयलर क्या है, कितने तरीके का बॉयलर है, टरबाइन क्या है, कितने तरह के टरबाइन है, कंडेंसर क्या है, कितने कंडेंसर है, और यहाँ पे हीट पानी और यहाँ जो फ्यूल जलाएं तो वहाँ जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है वाटर के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये होता है, 3 होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो आप अगर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 देखिए तो वही है हीट ट्रांसफर और क्या हो, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, यही एनटीपीसी का बात कर रहे थे। आप गुजरते होंगे तो आपको ऐसा दिखता होगा। तो थर्मल पावर प्लांट जिसमें क्या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। उसके बाद अगर देखिए थर्मल पावर प्लांट लेआउट, एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट क्या है, ये लेआउट ही है, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। इसी में एक कंपोनेंट है बॉयलर, बताया ना, ये बॉयलर स्टीम जनरेटर भी कहते हैं लोग इसको। कितने तरीके का, एक 5 ट्यूब बॉयलर क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर का है, 2 बॉयलर बैबकॉक विलकॉक्स और कोकरैन बॉयलर बेसिक होता है। तो इसके बारे में मेनली कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है, डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद अगर आप यूनिट नंबर 3 देखिए तो स्टीम टरबाइन बोले थे ना कि जहां पे स्टीम के पास जो हीट एनर्जी है उसको क्या करता है, वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कितने तरीके का, इंपल्स और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। कंडेंसर का बात किए थे, वो कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में क्या करता है, काम है उसका। तो कितने तरह कंडेंसर, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, कूलिंग टावर। आप एनटीपी से गुजरे होंगे तो आपको ऐसा ऐसा टावर दिखता होगा, इसको कहते हैं कूलिंग टावर। ये लंबा वाला दिखता है, ये चिमनी कहलाता है, क्या कहलाता है, चिमनी कहलाता है। लेकिन आपको ये देखो, ये कूलिंग टावर कहलाता है। होता क्या है, इससे टोटल बात हम करेंगे बाबू। आप गाड़ी जो देखते होंगे वो 2 तरीके, वहां गाड़ी में एक पेट्रोल इंजन होता है और एक क्या होता है, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में कोई ना कोई साइकिल पे काम करेगा तो होता ऑटो साइकिल। क्या होता है बाबू, ऑटो साइकिल। डीजल इंजन पे काम करता है, डीजल साइकिल। तो एक ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, ड्यूल साइकिल क्या है, तीनों के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी के बीच में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसका थर्मल इफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा। एक सुनते होंगे 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, इसके बारे में क्या करना है, पढ़ाई करना होगा। तो डेट इज 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ये सब के बारे में नाम सुनिएगा। उसके बाद आईसी, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, 2 तरीके का, एक पेट्रोल इंजन गाड़ी है और एक डीजल इंजन गाड़ी है। तो उसी में एक एसआई इंजन, सीआई इंजन, ये सब क्या होता है, ये सब के बेसिक आपको क्या करना है, बात करना है। ये सब टोटल चीज जितना भी देखे आपको पढ़ना है। तो मोटा मोटी मिला जुलाकर आपको यही समझ में आया कि थर्मल मैकेनिकल में मेनली 4 सेक्शन होता है। मैकेनिकल वाले को पढ़ने के लिए जितना भी आपको 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th या 6th का बात करें तो मेनली आपको 4 सेक्शन में पेपर मिलेगा। कितना सेक्शन में बाबू, 4 सेक्शन में पेपर मिलेगा। एक थर्मल पार्ट, एक क्या मिलेगा, थर्मल पार्ट, थर्मल सेक्शन। सेकंड क्या मिलेगा बाबू, सेकंड आपको मिलेगा, सेकंड जो मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन बोल सकते हैं। अभी तो समझे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो मिलेगा, तीसरा वो आपको मिलेगा बाबू, बोल सकते हैं डिजाइनिंग सेक्शन, डिजाइन सेक्शन, डिजाइन सेक्शन, डिजाइन सेक्शन। और चौथा जो मिलेगा वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्शन। क्या होगा बाबू, इंडस्ट्रियल सेक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्शन क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्शन मिलेगा। थर्मल सेक्शन में सबसे पहला जो पढ़ना होता है वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। सबसे पहले बेसिक क्या पढ़ना होगा, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा बाबू सबसे पहले। इसके बाद ही इसका पूरा एप्लीकेशन पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे एक स्पीच या ऐसे अगर इंग्लिश में लिखना हो तो उसको सबसे पहले लिखने के लिए क्या ज्ञान होना चाहिए बाबू, ABCD का ज्ञान होना चाहिए। लिखने भी आना चाहिए, समझना भी चाहिए और पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बाबू। उसी तरीके से थर्मल सेक्शन में जितना भी सब्जेक्ट मिलेगा वो सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझ में आना चाहिए।
बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आया, पूरा आपका थर्मल सेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। और थर्मल सेक्शन में जो सब्जेक्ट मिलेगा इस सेमेस्टर या आने वाले सेमेस्टर में, फोर्थ का बात करें या फिफ्थ का बात करें, वो क्या क्या मिल सकता है। तो अभी इस सेमेस्टर में आपको एक थर्मल इंजीनियरिंग 1 करके है, थर्मल इंजीनियरिंग 1 करके है। उसके बाद अगला सेमेस्टर में जाइएगा, या इसी सेमेस्टर में एक फ्लूइड मैकेनिक्स है FM, या अगला सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 2 के नाम से आएगा, थर्मल इंजीनियरिंग 2 के नाम से आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अगला सेमेस्टर में मतलब पचमा में आपको आ जाएगा क्या बाबू, कि हम पचमा में अगर बात करें तो उसमें आपको आएगा हीट ट्रांसफर आएगा, उसके बाद RAC आएगा, पावर प्लांट आएगा, हीट ट्रांसफर आएगा, उसके बाद RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आएगा, पावर प्लांट आएगा, क्या आएगा वो पावर प्लांट आएगा। तो ये सब जितना भी सब्जेक्ट आएगा आने वाले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर में, ये सबको अगर समझना, इस पर कमांड बनाना है तो आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बाद इस सेमेस्टर के बाद आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इसका पूरी तरह से एप्लीकेशन ही मिलेगा। कहाँ आप भागिएगा, जब आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ही वीक हो जाएगा तो ये सब कहानी गोल है। और टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल्ड होकर, कूल होकर पढ़ाई करेंगे। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, बस यही है कि आप अच्छा काम किए, बाकी सब यहाँ से काम हम लोगों का शुरू होता है। जो टीचर जैसे बतावें आप उस तरीके से आपको क्या करना, फॉलो करना और विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। आप अपने सीनियर से पूछिए ये सब कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे जैम मैकेनिकल का बात करें या पॉलिटेक्निक एकेडमी का बात करें, ये क्या प्लेटफॉर्म है। पूरे मैकेनिकल के लिए पूरे बिहार में ये क्या वो फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको उस तरीके से पढ़ाया जाता है ना कि केवल सेमेस्टर में तो नंबर लाना ही, केवल लाना नहीं, अच्छा सेमेस्टर में तो लाना ही लाना है, लाना ही लाना हर हाल में, साथ साथ आने वाले टाइम में आपको अगर जिंदगी में स्टेबिलिटी लाना है, लाइफ अगर स्टेबल करना है, तो आपको एक अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होगा। और अच्छे लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना, और वो 1 दिन या 2 दिन पढ़ने से नहीं होता है, वो पूरे डिप्लोमा में जितना 3 साल गुजारे, 3 साल में क्या पढ़े उससे डिसाइड होता है। तो बस ये 3 साल आपको क्या करना, मेहनत करना है, एकदम ट्रस्ट के साथ जैसे जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से करिए। देखना आने वाले डिप्लोमा पास करने के बाद विदिन 6 to 8 मंथ या विदिन 1 ईयर आपके हाथ में एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब का, आपके हाथ में एक जॉब लेटर होगा बाबू। उसके बाद आपको बात याद आएगा, हम लोग सर लोग बोलते थे, तो आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना, हड़बड़ाना नहीं है। कुछ चीजें समझ में बेसिक नहीं आएगा शुरू में, लेकिन उसको क्या करना, उसे हड़बड़ाना नहीं है, उस पर टाइम देना, समझना है, कॉल करके सर से पूछे सर यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि आपका 3rd और 4th सेमेस्टर जो है ना, जो सब्जेक्ट मिलेगा ना 3rd और 4th में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 70% जो सिलेबस जो आपको कवर करता है वो आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में ही पढ़ जाना है एकदम। और 3rd और 4th सेमेस्टर में लगभग सब पेपर न्यूमेरिकल भी है और क्या वो थ्योरेटिकल भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इसीलिए 3rd और 4th सेमेस्टर पे कोई ढिलाई नहीं देना है और एकदम मन लगाकर जी तोड़ क्या करना है, डे 1 से क्या करना है वो पढ़ाई करना है। साथ साथ प्रॉपर कॉपी नोट्स भी क्या करना है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हम लोग देखें, एक्सपीरियंस देखें, वही बच्चा सफल हुआ है, चाहे वो सेमेस्टर का बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया हो तुरंत डिप्लोमा के बाद, जिसका खुद का सेल्फ नोट्स कॉपी है, खुद का कॉपी नोट्स है, वही बच्चा सफल किया है बाबू। इसलिए सबसे पहले डिप्लोमा में बेसिक क्या है कि आपका कॉपी नोट्स, क्योंकि 3rd सेमेस्टर से ब्रांच से रेडी पेपर है, तो आपके कॉपी नोट्स होना बहुत ही जरूरी है बाबू, समझ में आ रहा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मटेरियल या मटेरियल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना? इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस पढ़ना है। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 करके मिलेगा इस पेपर में बाबू, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 करके मिलेगा। उसके बाद आपको टूल इंजीनियरिंग करके मिलेगा,
टूल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा बाबू। उसके बाद और भी आपको कैड कैमिस्ट्री मिलता है अलग अलग तरीके का। डिजाइन सेक्शन में सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिए, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में सॉम मिलेगा, फिर क्या मिलेगा वो टॉम मिलेगा, थ्योरी ऑफ मशीन मिलेगा। उसके बाद आपको सिक्स सेमेस्टर में डीएमई डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट मिलेगा, तो ये सब डिजाइन सेक्शन कहलाता है। इंडस्ट्रियल में आपको मैनेजमेंट मिलेगा, एक मैनेजमेंट पेपर मिलेगा, और एक तरीके से पांचवा सेमेस्टर में ऑपरेशन रिसर्च भी मिलेगा, डेडी ओआर, ये सब पेपर आपको मिलने वाला है। तो ये सब एक ओवरव्यू दे कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। तो अभी क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना, पढ़ाई करना है, ये सब मिलेगा, अभी डरना नहीं है। केवल इतना ही कि जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है एक एक करके आप काम करते जाइए, जैसे जैसे बोला जा रहा है उस काम को फॉलो करें। तो हम लोग क्या करेंगे, बीएमई में सबसे पहले यूनिट नंबर 1 डेट इज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स से क्या करेंगे बाबू, शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको बढ़िया से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, अगर इस सब्जेक्ट में बुक का बात करें, खास करके बीएमई में अगर बात करें, तो बीएमई के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है बाबू। क्यों बोले ना कि पूरे मैकेनिकल में जितना भी पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक, वो सबका छोटा छोटा सबका ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। तो क्या एक बार में सब बुक खरीदना पॉसिबल है बाबू, नहीं खरीदना, इकोनॉमिकली भी तो होना चाहिए। लेकिन हाँ, पहला जो 3 यूनिट है उसका सिलेबस आपको जो थर्मल इंजीनियरिंग 1 जो पढ़िएगा अभी इस सेमेस्टर में, और थर्मल इंजीनियरिंग 2 जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़िएगा, वो दोनों के लिए कॉमन बुक आता है। वो चाहे RS खुरमी का ले लीजिए या RK राजपूत का ले लीजिए, आता थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से आता है। जो लेना, रोशन सर भी बताएंगे, जो बुक आपको पसंद, दोनों का लैंग्वेज आसान है, दोनों में न्यूमेरिकल है, वही बुक लो जो आपको लैंग्वेज उसका समझ में आए। तो चाहे RS खुरमी का या RK राजपूत का थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से आता है, आप दोनों में से किसी एक को परचेज कर लो। ये बुक परचेज करेगा तो आपका बीएमई में अगर बात करें, इसका सिलेबस का बात करें, तो बीएमई में अगर बात करें बाबू, तो यहाँ से आपको यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा बाबू, कवर हो जाएगा, एकदम कंफर्म है इस बुक से। बाकी बीएमई का यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, आदित्य सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुक रेफर किए होंगे ना बाबू, उस बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो एक हजरत चौधरी का भी आता है, जैसे ऐसे जो आदित्य सर बोलेंगे वही बुक खरीदिएगा, लेकिन एक हजरत चौधरी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल से, वो खरीद लीजिएगा। तो बीएमई का यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 भी मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 भी मिल जाएगा सिलेबस, और फोर्थ सेमेस्टर में टूल इंजीनियरिंग मिलेगा, उसका भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। कैड कैम का कुछ पार्ट मिल जाएगा। तो एक आता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करके, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करके आता है। हजरत चौधरी का आता है हजरत, इसका लैंग्वेज बहुत आसान, किताब तो मोटा है लेकिन लैंग्वेज बहुत ही आसान है, हजरत चौधरी लिखना था, नहीं टेक्नोलॉजी लिख रहे हैं हम। हजरत चौधरी का आता है, लैंग्वेज बहुत ही आसान है। 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। अगर आप इस बुक को परचेज करिएगा तो यहाँ से केवल बीएमई का यूनिट नंबर 4 और 5 तो कवर होगा ही होगा। इसी बुक से आपको जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 है, या अगला सेमेस्टर में टूल इंजीनियरिंग पढ़िएगा, या 5वां सेमेस्टर कैड पढ़िएगा, वहाँ भी कुछ सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। ये 2 बुक में आपको पूरा बीएमई क्या हो जाएगा बाबू, कवर हो जाएगा। इसके अलावा मेरा बात सुनिए, थोड़ा सा सजेशन, एज ए बड़े भाई आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। बोले ना कि डिप्लोमा पास करने के बाद आपको एक सुरक्षित अगर लाइफ अगर जीना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होगा, और उसके लिए तैयारी आपको थर्ड सेमेस्टर का पहला सेमेस्टर से ही हो जाना चाहिए। बहुत सारे डिप्लोमा बच्चा का ख्वाब ही होता है रेलवे, और रेलवे में अगर जाना है तो आपको फर्स्ट ईयर में जितना भी पेपर मिला है सब पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है बाबू।
उसके बाद एसएससी जेई का बात करें, डीआरडीओ का बात करें, एनटीपीसी का बात करें, इसरो का बात करें, सबका अपना अपना अलग अलग ख्वाब होता है कि हम यहाँ जॉब करें, यहाँ जॉब कर सकें। तो ये सबके लिए सबका एक कॉमन यही है कि अभी आप अलग अलग एग्जाम के बारे में सोचिए, अभी आप नॉलेज इकट्ठा करने के बारे में सोचिए। तो एक क्या करना है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर में क्या वो 5 है, 5 5 10, और बोले ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 10 सब्जेक्ट 70% सिलेबस क्या करती है, कवर कर देगी। तो हम क्यों नहीं चौथा सेमेस्टर खत्म होते होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी 70% सिलेबस खत्म कर दें, क्योंकि जो हम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वही तो वहां भी है। 10% थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो अपने आप पूछ हो जाएगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको तुम अभी से सॉल्व करते चलो। जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे, जिस सब्जेक्ट में जो पढ़ते जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे मेरा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी क्वेश्चन बन रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं वो एकदम सही है। अगर उसमें थोड़ा भी कोई इंप्रूवमेंट करना है नोट्स में, तो और कुछ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन बाबू आपको ये काम करना ही पड़ेगा। वो जब एक ना एक दिन काम करना ही है, उससे अच्छा कि अभी से क्यों नहीं करें, टाइम भी बचेगा, समय बचेगा आपका, साथ साथ जल्दी नौकरी की ले लेगा। डिप्लोमा पास करने के बाद तो जल्दी शादी ब्याह हो जाएगा, स्टेबल कर लेना। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम पे समाज का बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आप पे बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अभी ये कर वो कर, इसलिए बचा रहे हैं कि अभी से डे 1 से ही आप रहे। इसके लिए करना क्या है, एक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स करके आता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से आता है। आप फ्लिपकार्ट पे जाना, आप वहाँ से सर्च करना मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव, मैकेनिकल जेई के नाम से, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आता है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ले लीजिएगा, तो जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर है, कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी जेई का बात करें, स्टेट जेई का बात करिए, डीआरडीओ का बात करिए, रेलवे का बात करिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का बात करिए, दिल्ली अथॉरिटी बोर्ड का बात करिए, जितना भी है वो सबका, इसरो का बात करिए, डीआरडीओ का बात करिए, सबका क्वेश्चन जो अभी तक पूछा हुआ है वो सभी क्वेश्चन ये दोनों बुक में दिया हुआ, सॉल्यूशन भी दिया हुआ। और खासियत ये है ना कि बाई लैंग्वेज आता है, मतलब क्या हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम लिखा हुआ है ना, तो देखना कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, वो ले लेना। जिसको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ना, जो हिंदी में समझ में आता है हिंदी में तुम क्या करना, सॉल्व करना। और इस बुक को लेकर चौथा सेमेस्टर खत्म होते होते आपको क्या करना है बाबू, क्या करना, 70% सिलेबस खत्म करना है। इसी से कौन में, इससे एक और फायदा होगा कि आपका जो सेमेस्टर में जो एमसीक्यू जो 20 नंबर का आता है ना हर सब्जेक्ट में, फिर आप देखना कि अगर आप इस बुक को सॉल्व करिएगा ना, तो जो 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएगा ना किसी भी सब्जेक्ट का सेमेस्टर में, वो 20 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये हम आपको क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन भी आ रहा है सेमेस्टर में एमसीक्यू में, वो कॉम्पिटिटिव लेवल टाइप का आ रहा है। अब वो कोई स्पेसिफिक बुक से नहीं आ रहा, तो मतलब क्या कॉम्पिटिटिव लेवल का रहा है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल का रहा है तो आपको तो काम तो करना ही करना है। तो इसीलिए बोले ये 2 बुक को खरीदिए और इसको क्या करो, सॉल्व करो। जैसे जैसे पढ़ाई हो रहा है, जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है आप उसको सॉल्व करते चलिए। बस मैं बाकी मेरे पेपर समझने के लिए आपको तो मेरे लिए वॉल्यूम 2 खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो बनवाएंगे बाबू। तो सबसे पहले वॉल्यूम 2 क्या कर लो, परचेज तो करना ही पड़ेगा। वॉल्यूम 2 में ही थर्मल पार्ट है, जितना भी थर्मल सेक्शन में जो सब्जेक्ट है ना वो सब वॉल्यूम 2 में ही है। डिजाइन सेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन वॉल्यूम 1 में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले वॉल्यूम 2 पार्ट खरीद लेना और हम उसको सॉल्व करवाएंगे, समझ में आ रहा है। बाकी एक क्या करना, अगले दिन से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास का ही नोट्स क्या करना वो बनाना है, समझ में आ रहा है। लाइव क्लास डेली अटेंड करना है, शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। एक कंप्लीट स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी ले लेना है और 4-5 डिफरेंट कलर का पेन पेंसिल ले लेना है। बाकी बात जब लाइव क्लास लेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बात होगा। यूनिट नंबर 1 से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत टेक केयर, खुश रहिए। जय मैकेनिकल।